Welcome to Medvan Current Institute. Today we start with Physics Class 12 Chapter 3 Current Electricity. तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन वी स्टडी द मोशन ऑफ चार्ज. एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चार्ज की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, इसके मोशन के बारे में करते हैं. मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज. चार्ज जब मूव करेगा उसकी जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पे जो भी डेवलप होगा टर्म उसको बोलेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले इसमें टर्म आता है करंट. व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट इज डिनोटेड बाई आई. करंट को आई से डिनोट करते हैं. आई इक्वल्स क्या होता है? क्यू बाई टी. मीन्स चार्ज अपॉन टाइम टेकन. चार्ज अपॉन टाइम टेकन. चार्ज अपॉन टाइम टेकन इज द करंट. मीन्स इसको हम अगर समझना चाहें तो कैसे, एक कंडक्टर मान लेते हैं, ये बना दिया हमने. ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया यहाँ पे, एक पॉइंट बी ले लिए. यहाँ से कितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और उसको चलने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, टाइम टी कितना लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट. दैट इज करंट. चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. अगर हम लोग इस चार्ज को इंक्रीज कर देंगे, जरा सोचो, अगर इस चार्ज को इंक्रीज कर देंगे तो क्या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहे हैं वो और तेजी से जाएंगे. जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे उतनी तेजी से करंट बी टू ए ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उतनी तेजी से करंट यहाँ से बी से लेकर के ए की तरफ आएगा. और जिनसे ही चार्ज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है. अगर कम समय लग रहा है मीन्स टाइम अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा? करंट भी इंक्रीज कर जाएगा उस केस में. ठीक है, मीन्स अगर इसको समझते एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक करंट और कंडक्शनल करंट. इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक पार्ट ए से लेकर के बी तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से ए से लेकर के बी तक. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट. करंट अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहे हैं तो इसके अपोजिट में करंट का मोशन होता है. मीन्स करंट कहाँ से जाएगा? बी टू ए डायरेक्शन में मूव करेगा और उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शनल करंट. कंडक्शनल करंट बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक करंट और कंडक्शनल करंट क्या होता है. इलेक्ट्रॉन के मोशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और जो करंट का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है उसको बोलते हैं कंडक्शनल करंट. चलो ठीक है, अब समझते हैं अगर हम लोग कोई भी सर्किट बनाते हैं उस केस में कैसे होगा. ये हमने मान लिया सर्किट बना दिया, यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी. दिस इज द पॉजिटिव पोल, जो बड़ा वाला पॉजिटिव पोल, छोटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये लगा हुआ हमारा बैटरी. अब बैटरी में ये पॉजिटिव पोल है और ये हमारा नेगेटिव पोल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे मान लेते हैं बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से, पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी से निगेटिव पोल ऑफ बैटरी की तरफ मूव कर रहा है करंट. ठीक है, मीन्स करंट की डायरेक्शन होगी, मीन्स आई की डायरेक्शन ये होगी. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव पोल से लेकर के पॉजिटिव पोल की तरफ होगी. किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी. कहाँ से? निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव पोल. मीन्स दोनों एक दूसरे से इनवर्स फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. आगे समझ में आया करंट क्या होता है. नेक्स्ट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है. करंट की एसआई यूनिट की बात करते हैं. एसआई यूनिट तो हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर डिनोटेड बाई ए. किससे डिनोट करते हैं इसको? हम लोग ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो एम्पियर अगर आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, तो चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट कूलम. टाइम क्या होता है? सेकेंड. तो क्या लिख सकते हम लोग उसको? कूलम पर सेकेंड. इसमें टर्म आ गया एक चार्ज. चार्ज के फ्लो से करंट डेवलप होता है. ठीक है, तो अगर पूछे जाए व्हाट इज चार्ज तो क्या बताएंगे? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर की छिपी हुई प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज. चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज आर electrons and positive charge are protons and the neutral one combined with positive and negative form neutrons. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. करंट समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हो गया करंट. हमारा हो गया करंट हम लोग ने डिस्कस कर लिया. ठीक है, इसके बारे में अब करंट किस किस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जाता है. क्वेश्चन में दो फॉर्म इसमें लिखते हैं. बेसिक जो होता है दो फॉर्म, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. व्हाट इज मिली एम्पियर? 10 की पावर -3 एम्पियर. और इससे छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10 की पावर -6
एम्पियर। तो क्वेश्चन दे देगा 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर, मीन्स 5 × 10⁻³ कर देंगे। माइक्रो लगाओ तो 10⁻⁶ वहां पे कर देंगे। आगे समझ में? इस तरह से मिली एंड माइक्रो एम्पियर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट की तरफ, ईएमएफ। ठीक है, करंट स्टेडी मोड में ट्रेवल करता है और वहां पे ईएमएफ डेवलप होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म होता है हमारा ईएमएफ का। अच्छा, ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक टाइप का फोर्स होगा? नहीं, यहाँ पे लिख लेना इट इज नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है। फॉर्मूला ठीक है, डिफिनेशन में आ रहा है इसके टर्म, अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन एक टाइप का फोर्स नहीं होता। अब यह क्या? एक तरह का ये पोटेंशियल होता है। आप समझते हो ईएमएफ होता क्या है? अगर हम बात करते हैं ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पर कितना वर्क हो रहा है। मीन्स वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे किस पे कर रहे हैं? पर यूनिट चार्ज पे। मीन्स क्यू, W/Q क्या होता है हमारा? ईएमएफ। क्या ईएमएफ पोटेंशियल के इक्वल होता है? डज ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल? हाँ, कंडीशन होती है इक्वल होता है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखो, वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन चार्ज Q। F/Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स क्या होता है? F/Q। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? E मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, E इक्वल्स क्या होता है? dV/dr होता है। dV/dr, dr डिस्टेंस है, हम लोग d भी लिख सकते हैं इसको, या फिर V/d भी लिख सकते हैं इसको, V/d। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो V × d/d। तो d से d कैंसिल आउट, तो ईएमएफ किसके इक्वल हो गया? ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, अब कंडीशन बात करते हैं अलग अलग कि ईएमएफ पोटेंशियल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम कब होगा और ईएमएफ से कम कब होगा। ठीक है, तो ईएमएफ समझ में आ गया। अगर हम लोग मान लो न्यूली कोई बैटरी, नई बैटरी कनेक्ट लाते हैं, उसको हम लोग सर्किट में कनेक्ट नहीं किए हैं, अगर सर्किट में कनेक्ट नहीं किए तो जो वहां पे पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसके पास ईएमएफ होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ये सब नोट करते चलो साथ में साथ। ठीक, इससे बाद में रिवाइज करोगे तो याद रहेगा चीजें, जब याद रहेंगी तो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ईएमएफ हो गया हमारा। ईएमएफ और पोटेंशियल का रिलेशन देखते हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। When circuit is not connected, when circuit is not connected, circuit is not connected, अगर कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ही सर्किट को कनेक्ट कर दोगे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट में चार्जिंग स्टार्ट हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से मैक्सिमम हो जाता है। मींस अगर कनेक्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा पोटेंशियल से। अगर कनेक्ट हो गया है, चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्जिंग स्टार्ट हो गई है तो V इज ग्रेटर देन क्या होगा? ईएमएफ। कब होगा ये कंडीशन? जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ता जाएगा और ईएमएफ डिक्रीज करेगा। ईएमएफ जब डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? उस केस में इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गए जिस पे ये आप डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको हटाओ। आगे ना समझ में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आपस में। ठीक है, नोट कर लेना है सब चीजों को। नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज ओम्स लॉ? क्लास 10th में लोग इसको पढ़े ही होंगे, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, according to Ohm's law, potential difference is directly proportional to current at constant temperature. Means V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. Condition क्या होती है? At constant temperature. Temperature constant होगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, दैट इज V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R। तो कांस्टेंट क्या आया? R। R को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है। तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, R इक्वल्स टू V बाई I।
पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर, और करंट का एम्पियर, इसको हम बोल सकते हैं VA-1, या फिर रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, ये हो जाएगा ओम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आर का रिलेशन देखते हैं V और I के टर्म में। अगर हम R लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, मींस अगर हम लोग V इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। I के साथ रिलेशन देखते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है, मींस अगर करंट ज्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर रेजिस्टेंस को 2R कर देते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को फिर से 2R करते हैं तो I कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा, मींस इनवर्स रिलेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ओम्स लॉ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये V होता है, ये I होता है, और ये इस तरीके से पास होता है हॉरिजॉन्टली, दोनों साथ यूनिफॉर्मली पास होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये VI ग्राफ होता है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे और टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो ओम्स लॉ से रिलेटेड में है। नेक्स्ट फैक्टर कौन कौन से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो आगे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड हो गया एरिया, एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मींस एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करते हो तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, R इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू R इंटू A/L। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी, रो हमारा रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसके एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा ओम, एरिया का क्या होगा लेंथ इंटू लेंथ मींस मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो रो का डायमेंशन हो गया, एसआई यूनिट हो गया क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसकी, तो मीन्स वहां पे उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम नाइक्रोम की बात करते हैं और सिल्वर की बात करते हैं तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, नाइक्रोम की बात करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम हमने लिख दिया और सिल्वर लिख दिया, ठीक है, चलो सिल्वर पूरा लिख देते हैं, सिल्वर लिख दिए, ठीक है। अब बताओ दोनों में रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, नाइक्रोम की ज्यादा होगी, मींस नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट बहुत स्लो फ्लो करेगा, इसलिए नाइक्रोम में करंट हीट में डेवलप हो जाता है। और सिल्वर में क्या होगा, रेजिस्टिविटी माइनस में होगी, 10 की पावर माइनस में होगी, मींस रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और करंट अच्छे से सिल्वर में ट्रेवल करेगा। तो ये आगे फैक्टर्स, और फैक्टर के बेसिस हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो रो इक्वल्स टू R इंटू A/L, इसको नोट कर लो कॉपी में। नेक्स्ट अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहला टर्म लिखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, सबसे पहले इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी क्या बताता है कि कितना करंट कितने एरिया में फ्लो कर रहा है। सिंपल है, ये हमने एक एरिया बना दिया, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सामने से करंट जा रहा है, एक एरिया ए है, करंट I यहाँ से पास हो रहा है। तो J क्या बताता है कितना करंट कितने एरिया से पास हो रहा है, तो J इक्वल्स क्या हो जाएगा, I/A मींस करंट अपॉन एरिया। तो I इक्वल्स हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू J इंटू A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू J इंटू A लिख सकते हैं। अगर करंट ऑब्लिकली फ्लो कर रहा है, मींस कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऑब्लिकली यहाँ से जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अगर एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, I इक्वल्स टू JA cos थीटा। अगर cos थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर स्केलर होगा, सॉरी स्केलर होगा या फिर क्रॉस होगा, जल्दी से बताओ, डॉट या फिर क्रॉस, डॉट होगा। I इक्वल्स क्या हो जाएगा, J डॉट A हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, या करंट डेंसिटी कहें तो फाइंड कर सकते हैं किसी भी एरिया में अगर करंट पास हो रहा है तो।
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी से डिनोट करते हैं। अगर सिंपल इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल टर्म मतलब क्या हो गया, जी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, 1/r। 1/r, आर की SI यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है, तो जी का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे तो कंडक्टिविटी कम होगी, मीन्स कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो कंडक्टेंस बेसिकली किसी भी अगर मेटल का ज्यादा है मीन्स वहां पे अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सेकंड टर्म आ गया हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा का रो के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। जस्ट इसे रेजिस्टेंस के साथ इसको रिलेट किए थे, इसको हम लोग कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं। क्या होगा ये, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो मीन्स अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब रेजिस्टिविटी सब मेटल की कम है। तो ये हो गया कंडक्टिविटी और ये हो गया कंडक्टेंस। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आता है पेपर में पूछने के लिए 1-2 नंबर में, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। अगर R को हम लोग रेजिस्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करो तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। I अपॉन ए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, J होता है, J इक्वल्स टू I अपॉन ए मीन्स करंट डेंसिटी। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, J मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, अगर हम लोग L को यहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई एल इक्वल्स टू J इंटू रो। और V बाई एल होता क्या है, ये भी डिस्कस किए, E के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू J इंटू रो। E इक्वल्स टू J रो होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कहां से आए, ओम्स लॉ की इक्वेशन से आए, वहां से हमने आर को रो से रिलेट किया, रो से रिलेट करने के बाद इंट्रोड्यूस किया ई को और जे को, तो फॉर्मूला क्या आ गया, ई इक्वल्स टू जे इंटू रो या फिर जे रो। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले टर्म डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसको बोलेंगे कंडक्टर। मींस यहाँ पे क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, हीट ट्रांसफर होगा। हीट और कंडक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जो आसानी से चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जा सकते हैं। सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर उनको बोलते हैं जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाउंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है, कंडक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी रो की बात करते हैं। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होगी। क्यों कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो भी तो करंट आगे आसानी से पास हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। ठीक है, इंसुलेटर की कैसे होगी, इंसुलेटर की बात करें तो पॉजिटिव में होगी, बहुत ज्यादा होगी। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन नहीं होता और रेजिस्टेंस
सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में, उससे कम सेमीकंडक्टर और सबसे कम रेजिस्टेंस कंडक्टर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कलर कोडिंग के बारे में, जिसके बेसिस पे हम लोग पहचान सकते हैं कि रजिस्टर के ऊपर पावर कितनी है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर का कलर कोड सीखेंगे। ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम एक अभी टेबल बनाते हैं तो कैसे हो। नेक्स्ट आ गया कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। ये तरीके से कार्बन रजिस्टर इस तरीके से होता है, 4 यहाँ पे स्ट्रिप बनी होती है, 1 2 3 4 स्ट्रिप है। जो पहली दूसरी स्ट्रिप होती है वो सिग्निफिकेंट नंबर को डिनोट करती है, थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ स्ट्रिप टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो अभी हम देखेंगे कार्बन रजिस्टर्स बनाते हैं, उसमें देखेंगे अलग अलग कलर का किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, उसका मल्टीप्लायर कितना होता है और कौन कौन से टॉलरेंस की तरह काम करते हैं और टॉलरेंस कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ते हैं कलर कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, नो कलर मतलब चौथा बैंड होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले 2 बैंड सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में बताएंगे, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होगा। ये जो पहले सिग्निफिकेंट नंबर मतलब ब्लैक होगा तो 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, इस तरीके से। मल्टीप्लायर पावर होती है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से। और जो लास्ट टर्म फोर्थ वाला टर्म था उसमें से 3 में से कोई गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा या फिर नो कलर होगा। ठीक है, तो ये टॉलरेंस के बारे में बताते हैं, जैसे 5% फॉर गोल्ड, 10% फॉर सिल्वर, फॉर नो कलर 20%। इस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट होता है। याद करने का तरीका अलग अलग है, जैसे याद करना, जैसे बी हो गया, आगे का बी, रॉय ऑफ लगा दो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉच, मतलब क्या कर सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉच। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। और लास्ट में जो गोल्ड हो गया फिर उसका सिल्वर, उसके बाद नो कलर हो गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है किसी भी रजिस्टर का। तो हम लोग रजिस्टर को देख के बता सकते हैं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किसकी रेजिस्टेंस कम होगी। चलो एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। चलो एग्जाम्पल के लिए एक रजिस्टर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से रजिस्टर बना लेते हैं। चलो अच्छा नहीं बना हुआ लेकिन बना हुआ है। एक बैंड लगा, दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा टॉलरेंस लग गया है। ठीक है, पहला वाला मान लेते हैं येलो कलर है, दूसरा ऑरेंज कलर है, थर्ड वन इज ब्राउन कलर और फोर्थ वन इज गोल्ड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर येलो 4 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे 4, ऑरेंज के लिए कितना होगा 3, मीन्स फिर मल्टीप्लायर लगेगा, मल्टीप्लायर किसका होगा ब्राउन का 10 की पावर 1, फिर प्लस माइनस कितना परसेंटेज गोल्ड का 5%। इस तरीके से हम लोग पावर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मीन्स हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं लगातार, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, नहीं, बिल्कुल आपस में कोलिजन होगा। इनके जब कोलिजन होगा तो कोलिजन होने के बाद इनका पाथ भी चेंज हो जाएगा। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कोलाइड करेगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ से गया, इसके साथ जाके टकरा गया। ठीक है, टकराने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, फिर से कोई मीन्स जिगजैग फॉर्म में मोशन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसके बीच में जो समय लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज इट, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। इस तरीके से टाउ बनता है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बीच जो समय लग रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। और जो वेलोसिटी ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टर्म के बारे में देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी,
वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। इसके बारे में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला ये था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u कितना होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट करेगा, u हमारा 0 के इक्वल होगा, देन v इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अल्फा एंड टाइम t क्या बोलेंगे हम लोग, टाउ, तो क्या हो जाएगा अल्फा इनटू टाउ के बराबर होगा। इसको हम लोग vd लिखते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स क्या हो गया, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F इक्वल्स टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास लिख सकते हैं। फोर्स को क्या बोलेंगे हम, अगर वहां पे चार्ज है तो हम लोग क्या पूछते हैं, फोर्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करते हैं, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्या होगा क्यू इंटू ई, या फिर हम लोग ई इंटू ई भी लिख सकते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन होगा या उसका चार्ज होगा, ई इंटू ई भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लिखो क्या होगा, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है या इतनी वेलोसिटी होगी, दैट इज ई टाउ बाई एम। ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, मे बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ई कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज द मास, ठीक है। अब आगे और सारी वैल्यू हम लोग इसी से अब डिराइव करेंगे। आई देखेंगे कितना होगा, आई, ठीक है। बीडी देखिए, बीडी तो पता चल गया हमको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। और करंट डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसके फॉर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कैसे बना हुआ है, ई टाउ बाई एम। नेक्स्ट एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ एरिया कवर करेगा, इसका कंडक्टर कुछ ना कुछ एरिया होगा, चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो करने में यहाँ पे कुछ ना कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट क्या होगा उसके बारे में, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स एन लिख सकते हैं, चार्ज नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ई लिख दो। तो अगर हम बात करते हैं करंट, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे, ए वी डी, एन ई ए वी डी लिख सकते हैं। आई इक्वल्स क्या होता है, क्यू बाई टी, वहां से हम इंट्रोड्यूस करके क्या लिखे, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये किसका टर्म हो गया, करंट का टर्म हो गया। इसी के टर्म्स में हम लोग हर एक चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, डिनोटेड बाय जे, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई अपॉन ए कितना हो जाएगा, आई दिया गया एन ई ए वी डी अपॉन कितना हो जाएगा, ए, एरिया एरिया कैंसिल आउट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन ई ए वी डी, ठीक है, ए कट गया ना, यहाँ से ए हट जाएगा, एन ई वी डी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे। आगे समझ में इसका करंट डेंसिटी कैसे बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा फॉर्मूला। तो करंट डेंसिटी क्या आ गया, जे इक्वल्स टू आई बाई ए एन ई वी डी। तो अब इसी से हम लोग और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, ओम्स लॉ में कैसे इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो अगर हम लोग V की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम। तो यहाँ पे रखते हैं ई टाउ अपॉन एम इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर हम लोग V को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे E मल्टीप्लाई बाई V बाई ई इक्वल्स क्या होता है, V बाई आर, आर इज द डिस्टेंस, या डी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, V बाई आर मल्टीप्लाई बाई एम, ऊपर हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू आई इंटू आर। मीन्स इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ का डेरिवेशन, इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगर वैल्यू दी रहेगी तो V को हम लोग ऐसे इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे V पोटेंशियल हो जाएगा, E चार्ज हो जाएगा, टाउ टाइम हो जाएगा, R डिस्टेंस हो जाएगा एंड M इज द मास, ठीक है। अब आगे हम लोग करंट और रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, इसके लिए क्या होगा। तो करंट का हम लोग देख लिए, I इक्वल्स टू क्या होता है, ई एन ए वी डी। चलो वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं इसको अब हम लोग। I इक्वल्स टू ई एन ए वी डी। चलो
आई इक्वल्स टू ई एन ए वी डी हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं वी डी को, तो वी डी क्या होगा, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, यहाँ पे रखो ई एन ई टाउ अपॉन एम। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन क्या हो गया, एम के बराबर हो गया। अच्छा ये हमारा है क्या, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने आई लिखा था, सिर्फ आई में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आई फॉर्मूले में वीडियो को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके लिख दिया। तो आर अगर हम लोग बात करते हैं तो आर इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन आई, मतलब वी डी अपॉन आई के बराबर होता है, ठीक है। वी डी अपॉन आई को भी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ए आ गया, ई आ गया, ए आ गया और टाउ आ गया, उसके बाद एम आ गया इसका मास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करंट का रिलेशन अगर हम लोग वीडियो को इंट्रोड्यूस करते हैं इसके टर्म में, ठीक है। वीडियो को अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम लोग ऊपर वीडी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वीडी को और क्या लिखा जा सकता है, वीडी को और क्या हम लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू डी वी बाई आर होता है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां v है वहां पे e इंटू एल लिख सकते हैं या फिर e इंटू आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ml अपॉन, उल्टा हो जाएगा ना, ये नीचे चला जाएगा, i नीचे आ गया तो ये टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर, जल्दी से तो एन ई स्क्वायर टाउ ए, सिंपल है, वही टर्म बचा ना, टाउ ए के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर हमारा रेजिस्टेंस आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस जी इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, मीन्स एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया हमारा कंडक्टेंस, दैट इज जी इज द कंडक्टेंस। यहां से हम लोग रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को भी फाइंड करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आर क्या आ गया हमारा, एन ई स्क्वायर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी और आर का रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल्स क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर का फॉर्मूला क्या निकल के है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए से ए कैंसिल आउट, एल से एल कट गया, तो टाउ इक्वल्स क्या हो जाएगा, टाउ कहीं भी रखना है, ठीक है, टाउ कहीं भी रखना है, इक्वल्स अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं ये टर्म कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो कैसे होगा, समझो इस चीज को, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स एन ई स्क्वायर टाउ इंटू रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम, तो रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के इक्वल हो जाएगा हमारी रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा इक्वल्स क्या होता है, वन अपॉन रो, इसका इनवर्स, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज द कंडक्टिविटी। तो ये सारे टर्म्स याद रखो। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या था, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। कंडक्टेंस क्या था, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए था, उसको ऊपर कर दो और एम एल को नीचे कर दो, तो एन स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या होगा, इस टर्म से रिलेट कर दिए, तो रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसका इनवर्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस हो गया और ठीक है, और करंट डेंसिटी भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ से रिलेशन भी फाइंड करने का अगर आता है तो हम लोग देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का टाउ के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, ई के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो होता ही, और मास के साथ इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन से भी हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस के बारे में जान रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या कॉज होता है, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होगी, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बीच में भी जो भी रुकावट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आगे और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की बात करते हैं तो मोबिलिटी मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है उसके लिए कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर म्यू इक्वल्स क्या होता है, वी डी बाई ई,
mu equals to vd upon e. What is vd? This is the drift velocity and e is the electric field. तो mu equals क्या हो जाएगा? vd upon e. vd का फॉर्मूला क्या था? e टाउ अपॉन m अपॉन e हो जाएगा, ठीक है। e भी लिख सकते हैं यहाँ पर, q भी लिख सकते हैं, ये से कैंसिल आउट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई टाउ बाई एम। ये क्या हो गया हमारा? म्यू के बराबर हो गया, क्योंकि ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो ई टाउ बाई एम हो गया हमारा म्यू, ठीक है। दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, इस तरीके से लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पे ई लगा देना फॉर इलेक्ट्रॉन, टाउ बाई एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी से बताओ, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है, याद रखो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं होल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? Q, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H टाउ अपॉन एम एच या फिर प्रोटॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं, होल का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, पी और एन टाइप ऑफ जंक्शन बनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स में, अलग चैप्टर है, पी एन एन टाइप कैसे बनता है, होल और इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्म होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और इम्प्योरिटी टर्म क्या होता है। नेक्स्ट आगे समझो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसको जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट टेम्परेचर के रिलेशन पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन किस पे पहले देखते हैं हम लोग फॉर मेटल्स। अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ मेटल्स की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा फॉर मेटल्स। मेटल के लिए क्या कंडीशन होती है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो फॉर्मूला अगर लिख जाएगा रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ठीक है, क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। थर्ड अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन हो गया कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, इन केस ऑफ मेटल्स। सेमीकंडक्टर में इनवर्स रिलेशन और इलेक्ट्रोलाइट में भी इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर का। एलॉयज में भी इनवर्स रिलेशन होता है। एलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ तो डिस्कस कर लिए, V इक्वल्स टू IR के इक्वल होता है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसी के बेसिस उसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ओमिक टर्म यूज करते हैं। जो फॉलो नहीं करेंगे उसको बोलते हैं नॉन ओमिक। वन ऑफ देम आर ओमिक एंड अदर इज नॉन ओमिक विच फॉलो ओम्स लॉ। ओमिक क्या होते हैं? फॉलोज ओम्स लॉ। नॉन ओमिक डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR को ये फॉलो करेंगे, ये V इक्वल्स टू IR को फॉलो
नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक। मेन एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि ओमिक का एग्जाम्पल क्या होगा और नॉन ओमिक का एग्जाम्पल क्या होगा। ओमिक वो आगे समझ में, समझ लो मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ओमिक के अंदर बेसिकली कॉपर हो गया, ये सब इसी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। चलो देखते हैं CuSO4 का सोल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में। थायरिस्टर हो गया, वो किसके अंदर आएगा, नॉन ओमिक के अंदर आएगा, ठीक है। वाटर वोल्टमीटर आ गया, वो किसके अंदर आएगा, नॉन ओमिक के अंदर आएगा। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, मींस गैलियम आर्सेनाइड का, नॉन ओमिक के अंदर होता है, ठीक है। और ओमिक हमने बता दिया CuSO4 सोल्यूशन का एग्जाम्पल, वो ओमिक के अंदर आता है। या फिर प्योर मेटल्स की बात करें तो वो भी ओमिक के अंदर आते हैं, लिख देते हैं इसको। CuSO4 सोल्यूशन हो गया और प्योर मेटल्स। नॉन ओमिक की बात करते हैं, नॉन ओमिक के अंदर लिख देते हैं कुछ टर्म्स। VI ग्राफ, अच्छा नॉन ओमिक का VI ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा, फिर डिस्कस करते हैं। ओमिक के लिए कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसके लिए क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा लेकिन एक टाइम के बाद ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। उससे होता है नॉन ओमिक। VI का ग्राफ इस तरीके से बनता है ओमिक और नॉन ओमिक का। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वाटर वोल्टमीटर, ग्राफ भी आता है लेकिन ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर एग्जांपल याद रहेगा तो फिर ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आएगा सिंपल कि ओमिक का डिफरेंस क्या है और नॉन ओमिक का डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों के बीच में आपस में डिफरेंस। पीएन जंक्शन बताया था हमने, पीएन जंक्शन लिख लो, गैलियम आर्सेनाइड लिख लो, गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनिक लिख दो, ग्राफ। इनमें क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो आज की वन शॉट में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग सुपर कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। सुपर कंडक्टिविटी बस टाइम थोड़ा सा स्टडी कर लेते क्या होता है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर अभी हम लोग ने क्या रिलेशन देखा, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन देखा कि टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कुछ भी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। मींस टेम्परेचर को कम कर जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कि रेजिस्टेंस 0 के इक्वल होगा और उस टेम्परेचर को क्या हम लोग बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म होता है सुपर कंडक्टिविटी के अंदर। तो सुपर कंडक्टिविटी कैसे की जाती है और कैसे फॉर्म होता है कि मींस नॉन रेजिस्टेंस मेटल कैसे बनता है, मींस वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। जितना करंट तुम सप्लाई करोगे तो प्योरली करंट तुम्हारे अप्लायंसेस के पास जाएगा, वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो आज के वन शॉट में बस इतना ही। नेक्स्ट वन शॉट में हम लोग और फर्दर कवर करेंगे कि इसके आगे की डिफिनेशन क्या होगी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होगा और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना।